हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। क्लास 12 की केमिस्ट्री में हम आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे कि कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं पूरी केमिस्ट्री से आपके, जिनसे कि क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इस श्रेणी में आज सबसे पहले बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर की, यानी कि जो उप सह संयोजन यौगिक है आपके, उनके नामकरण की। किस प्रकार उन कंपाउंड का जो फॉर्मूला होता है वो लिखा जाता है, क्या क्या उस कंपाउंड के अंतर्गत आपके एटम्स होते हैं, और साथ ही किस प्रकार से नामकरण उसको किया जाता है, उसके रूल्स क्या क्या है, और साथ ही कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नामकरण हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चे, सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। ठीक है, द फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया है K4FeCN6, ये लिखा गया है K4FeCN6। ठीक है, ये पूरा। तो ये आपका क्या है? ये आपका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है ना? इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको क्या क्या चीजें दिख रही हैं बच्चे? इसमें आपको दिख रहा है सबसे पहले एक काउंटर आयन दिख रहा है। ठीक है, एक सर्कल जो यहां पर बन रहा है, दूसरा एक और सर्कल बना करके पूरे इतने फॉर्मूले को क्या किया गया है, इसको कवर किया गया है, और इसको के लिए क्या नाम दिया गया है? ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो पार्ट इस बड़े वाले कोष्ठक वाले ब्रैकेट में लिखा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। जिसमें क्या क्या चीजें होती हैं? इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एक आपका सेंट्रल एटम आता है, ठीक है, और दूसरा आपका क्या आता है? लाइगेंड्स या लिगेंड जिसे आप कहते हैं वो आता है। ठीक है, तो ये टोटल सभी चीजें मिल करके आपस में काउंटर आयन हो गया, सेंट्रल एटम हो गया, लिगेंड हो गया, ये सब कुछ आपस में मिल करके क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, द फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और फॉर्मूला प्रोवाइड्स बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपाउंड इंक्लूडिंग विच मेटल आयन इट हैज, its oxidation number of it, ligand present, etc. ठीक है, यानी कि जो भी आपके पास फॉर्मूला है, इससे आपके पास कितनी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि सेंट्रल एटम कौन सा है, यानी आप क्या बोल सकते हो, मेटल कौन सा है इसमें, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, लिगेंड कौन सा वहां पर प्रेजेंट है। इसके अलावा बहुत सारी इंफॉर्मेशन ये फॉर्मूला हमें देता है। इट इज कंसाइज एंड क्लियर इन दिस IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन नोट्स वी एक्सक्लूसिवली कवर मोनोन्यूक्लियर कंपाउंड। हम यहाँ पर किसको लेंगे? मोनोन्यूक्लियर कंपाउंड्स को लेंगे। मोनोन्यूक्लियर कंपाउंड जहां पर के आपका काउंटर आयन एक ही आपको देखने को मिलेगा, या फिर जहां पर सेंट्रल एटम आपको एक देखने को मिलेगा, उसको मोनोन्यूक्लियर कहा जा रहा है। ठीक है, आर दोज दैट हैव ओनली वन मेटल आयन। ठीक है, तो मोनोन्यूक्लियर कौन सा है? जिसमें कि मेटल आयन एक ही होगा। ओके, इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो यानी जैसे यहाँ पर Fe एक ही है ना, आपको दूसरा कोई मेटल आयन नहीं दिख रहा है, तो ऐसे वाले कंपाउंड का हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं। The following rules must be kept in mind while writing the formula of coordination compound. ठीक है, जब भी coordination compound का formula लिखा जाता है, यानी सूत्र आप जब लिखते हैं, तो कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना होता है। वो बातें कौन कौन सी है वो हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला है द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। द कोऑर्डिनेशन स्फीयर मस्ट ऑलवेज बी इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, जब भी आप क्या लिखते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखेंगे, तो कोऑर्डिनेशन जो स्फीयर बनता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर को हमेशा किस में लिखा जाएगा? ब्रैकेट में लिखा जाएगा, यानी जिसे आप समन्वय मंडल कहते हैं ना, वो समन्वय मंडल को आप हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, यानी कि गुरु कोष्ठक जिसे आप कहते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से आपने पहले क्या लिखा था? FeCN6 जो लिखा था उसको आपने ब्रैकेट में लिखा था,
गुरु कोष्ठक जिसे आप कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा था, तो वो ही क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और द सेंट्रल मेटल ion is written first in the coordination sphere, which is followed by writing ligands in alphabetical order. ओके और क्या करेंगे, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, सेंट्रल मेटल आयन लिखा जाएगा। क्लियर है, जैसे कि आपने FeCN6 में Fe जो है वो मेटल आयन है, सेंट्रल मेटल आयन है आपका, तो उसको आपने पहले लिखा है, देन आपने क्या लिखा, CN6 लिखा, ठीक है। तो पहले सेंट्रल मेटल आयन लिखा जाता है, उसके बाद आपका लिगेंड्स आते हैं, और लिगेंड्स भी किस तरीके से लिखेंगे, उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देते हैं। ओके चलिए, थर्ड है आपका, देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन द मेटल एंड लिगेंड्स। मेटल आयन जो है और लिगेंड्स जो आपके, लिगेंड्स जो आपके हैं, उनके मध्य में किसी भी प्रकार का स्थान आप नहीं छोड़ेंगे, यानी कि सबको एक साथ मिला करके आप लिखते हैं। Then fourth है, if the ligand has multiple atom like NH3, H2O, etc., they must be enclosed in parentheses. ओके अगर वहां पर मल्टीपल एटम्स आ रहे हैं लिगेंड्स में, तो फिर उनको किस तरह से इनक्लोज करके पैरेंथेसिस के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। The charge on the coordination sphere is written on the top right corner outside the coordination sphere when there are no ions to balance it. Okay? अगर वहां पर कोई आयन बैलेंस नहीं कर रहा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर को, तो फिर आप क्या करते हैं, जितना भी उस पर चार्ज आ रहा है, उस चार्ज को आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर ब्रैकेट के ऊपर राइट साइड में लगा देते हैं। ओके तो ये सारे स्टेप्स आपको ध्यान रखने होते हैं, जल्दी से इनको नोट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले केंद्रीय परमाणु लिखा जाएगा, क्या करेंगे, लिगेंड को परमाणु के बाद लिखेंगे, और आप क्या करेंगे, उसको बंद कर लेंगे ब्रैकेट में, कोऑर्डिनेशन स्फीयर को बंद कर लेते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होता है। ओके समन्वय मंडल, धातु समन्वय मंडल यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उसमें जो धातु है मेटल आयन जो कह रहे हैं, और दूसरा आपने क्या कहा, लिगेंड है, उन दोनों के बीच में कोई भी स्थान नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। K3FeCN6, द मेटल इज रिटर्न फर्स्ट इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, द मल्टी एटम ligand is enclosed in round brackets and its number is written at the bottom. Now there are 3 potassium ions outside the coordination sphere to balance -3 charge on the sphere. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे -3 चार्ज था, और उस -3 चार्ज को बैलेंस करने के लिए पोटेशियम के 3 एटम्स आ रहे हैं, यानी कि वहां पर +3 चार्ज आ रहा है। ओके तो वहां कोऑर्डिनेशन स्फीयर FeCN6 पे -3 आ रहा था, और इधर पोटेशियम के 3 आ गए हैं, क्योंकि पॉजिटिव में तो माइनस और जो आपका निगेटिव है वो पॉजिटिव, दोनों क्या हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं, तो ओवरऑल किसी प्रकार का आप वहां पर चार्ज नहीं बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पर बताया गया है कि सब्सक्रिप्टिव वे में आप इसको लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, जैसे K3, ठीक है, और फिर ये आपने गुरु कोष्ठक जिसे आप कह रहे हैं ये लगा दिया, फिर आपने कहा राउंड ब्रैकेट के अंदर आपने CN जो कि आपका लिगेंड होगा वो लिख दिया है, और नीचे यहाँ पर 6 आ जाएगा, और इस तरीके से आपने क्या कर दिया है, इसको बंद कर दिया है। ओके आगे क्या बता रहे हैं, इन PTNS Holtoys Cl2, the platinum is written first. के लिगेंड्स कितने हो गए हैं, 2 हो गए हैं, एक NH3 हो गया है, दूसरा क्या हो गया है, Cl2 हो गया है, ठीक है। और NH3 भी यहाँ पर कैसा है, मल्टी एटम लिगेंड है। मल्टी एटम लिगेंड कैसे हो रहा है, क्योंकि उसके 2 एटम आ रहे हैं यहाँ पर, NH3 फिर ब्रैकेट करके 2 लिखा गया है, तो उसका मतलब क्या है कि अमोनिया के 2 एटम आ रहे हैं, इसलिए उसको क्या कहा गया, मल्टी एटम लिगेंड कहा गया है, ठीक है। Ammonia is a multi-atom ligand. Okay, so it is enclosed in round bracket. इसीलिए इसको क्या किया गया, राउंड ब्रैकेट में बंद किया गया है। The coordination sphere is neutral.
पूरा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है यानी कि समन्वय मंडल है वो कैसा है, उदासीन है, किसी भी प्रकार का चार्ज उस पे ऊपर हमने नहीं लगाया है। ओके, सो नो चार्ज वुड बी मेंशन ऑन इट। ओके, इसीलिए उसके ऊपर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लिखा जाएगा। तो ये हो गया तरीका आपका कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने का। दो प्रकार से यहाँ पर फॉर्मूले आपको बता दिए गए हैं कि कैसे आपको लिखने हैं। क्या कहा गया है, ब्रैकेट में आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पार्ट लिखना है, जहां पर सबसे पहले आप सेंट्रल मेटल आयन को लिखते हैं, उसके बाद आप लिगेंड को लिखते हैं, और लिगेंड में भी अगर एक से ज्यादा लिगेंड है तो फिर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं। जैसे कि यहाँ पे NH3 जिसको अमोनिया कहा जाता है, तो अमोनिया को पहले लिखा गया है, और उसके बाद क्लोराइड है चूंकि तो C से आपका स्टार्ट होता है, तो पहले A आता है तो अमोनिया लिखा गया है, और क्लोराइड C से आता है तो बाद में C को लिखा गया है। तो लिगेंड फॉलो करेंगे कौन सा ऑर्डर, आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्लियर है? तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में हो गया। जल्दी से इसे नोट करेंगे फिर आगे चलेंगे। To write the formula or IUPAC nomenclature of coordination compound, one must know the charge on ligands and the ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। ठीक है, अभी IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करेंगे तो सबसे पहले बताएंगे कि वहां पर जो लिगेंड है उस पे चार्ज कितना है, और दूसरा जो मेटल है उस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। क्लियर है? तो कोई भी IUPAC नोमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का देने से पहले ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि नेमिंग कैसे की जाएगी। सबसे पहले लिगेंड की। एनायनिक लिगेंड एंड्स विद ईदर O, ईटो और एटो डिपेंडिंग ऑन देयर एक्चुअल नेम्स। समझ रहे हैं? एनायन जो बनाएंगे, ऐसे लिगेंड जो एनायन फॉर्म करते हैं वो किसके साथ एंड होंगे, O की साउंड के साथ एंड होंगे, या फिर ईटो की साउंड के साथ एंड होंगे, या फिर एटो की साउंड के साथ वो एंड करेंगे। अब ये डिपेंड किस पर करेगा, उनके एक्चुअल नेम पे डिपेंड करता है कि उनका नाम क्या है, और नाम से हमें पता चलेगा कि किसके आखिर में O लगाओगे आप, किसके आखिर में ITO लगाओगे और किसके ATO लगाओगे। क्लियर है? चलिए एनायन की बात की जा रही है। इफ द आयन्स एक्चुअल नेम एंड्स इन आइड, अगर आयन का उस एनायनिक लिगेंड का जो नाम है वो आइड के साथ एंड हो रहा है, लाइक फ्लोराइड, फ्लोराइड में आइड आ रहा है, ऑक्साइड, ऑक्साइड में क्या आ रहा है, आइड आ रहा है, क्लोराइड हो गया तो उसमें भी आइड आएगा, देन द आइड, तो वहां पर जो आइड हो गया इज रिप्लेस्ड विद O, तो यानी कि आइड को आप हटा दोगे और आइड की जगह O आ जाएगा। जैसे फ्लोराइड था तो फ्लोराइड से आइड हटा के O लगा दोगे तो फ्लोरो, ऑक्साइड की जगह क्या हो जाएगा, ऑक्सो हो जाएगा, क्लोराइड की जगह क्लोरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कहा गया, ऐसे आयन जिनका एक्चुअल नाम में आइड आ रहा है लास्ट में, उस आइड को रिप्लेस कर दोगे O से, तो जैसे कि फ्लोराइड था तो फ्लोरो हो गया, ऑक्साइड था तो ऑक्सो हो गया। क्लियर? देन if the ion's name ends in ate like sulfate, then ate is replaced with ato। ठीक है, क्लियर है? ये तो बहुत सिंपल है। एट में अगर E आ रहा है लास्ट में आपका, तो बस इस E को हटा देंगे और यहाँ पर आप O लगा देंगे तो एटो हो जाएगा। जहां जैसे सल्फेट था तो सल्फेट बिकम सल्फेटो, फॉस्फेट बिकम फॉस्फेटो। क्लियर? क्लोरेट बिकम क्लोरेटो। तो इफ द आयन्स नेम एंड्स इन एट लाइक सल्फेट, देन एट इज रिप्लेस्ड विद एटो। ओके, तो आइड हो गया रिप्लेस O से और एट हो गया रिप्लेस एटो से। ओके, देन द आयन्स नेम एंड्स इन आइट, अगर आइट के साथ एंड हो रहा है तो अब आप क्या करेंगे, लाइक सल्फाइड, तब आपके पास लास्ट बचता है आइटो वाला, तो आप क्या कर दोगे, देन आइट इज रिप्लेस्ड विद ईटो, जस्ट लाइक सल्फाइट बिकम सल्फाइटो या सल्फीटो। ओके,
जैसे सल्फाइड आपका क्या बन जाएगा, सल्फिटो बन जाएगा। तो बस 3 चीजें ध्यान रखनी है, एक आइड वाले जो भी है वहां पर ओ आ जाएगा, एट वाले जो है वहां पर एटो आ जाएगा, और आपका कौन सा वाला जो आइट वाले हैं सल्फाइट, क्लोराइट, जो आप आइट वाले जो भी हैं आइट की जगह क्या हो जाएगा, ईटो हो जाएगा। ठीक है, तो ये नेमिंग हो गया किसका, लिगेंड्स का, एनायनिक लिगेंड का आपने नेमिंग देखा यहाँ पर। जल्दी से इसे नोट करेंगे फिर आगे चलेंगे। कुछ लिगेंड के नाम यहाँ पर बताए गए हैं, लिगेंड, और उनका नेम आप कैसे पढ़ेंगे। जैसे OH है तो हाइड्रोक्साइड होता है ये, आइड के लिए मैंने आपको बताया है क्या आ जाएगा, O लग जाएगा तो हाइड्रोक्सो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। फ्लोराइड का क्या हो जाएगा, फ्लोरो। ओके, क्लोराइड इसमें भी आइड है तो क्लोरो, आयोडाइड इसमें भी आइड है तो आयोडो। ओके, O2 ऑक्साइड तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सो। जब एनाइनिक है तब की बात हो रही है, साइनाइड आइड तो साइनो, ब्रोमाइड ब्रोमो, आइसोसाइनाइड आइसोसाइनो, और सल्फेट है आपका SO4 2 निगेटिव, SO4 2 निगेटिव, ये क्या है S2O3 2 निगेटिव, NO2 निगेटिव, NO3 निगेटिव, N3 निगेटिव, ओके, C2O4 2 निगेटिव, CS3COO निगेटिव, इस तरीके से लिखेंगे इनको। तो SO4 2 निगेटिव सल्फेट, सल्फेट का क्या हो गया आपका, सल्फेटो हो गया। थायोसल्फेट S2O3 2 निगेटिव, थायोसल्फेटो। ओके, एटो आ जाएगा ना, एट की जगह एटो आ जाएगा, और आइट जहां पर है जैसे नाइट्राइट था तो नाइट्राइटो, ईटो आ जाएगा। ये एट है तो ये एटो हो गया, नाइट्रेट का नाइट्रेटो। ओके, नाइट्राइड नाइट्रो, थायोसाइनेट थायोसाइनेटो, बस ये आपको भी बता रखा है। आइसोथायोसाइनेट आइसोथायोसाइनेटो, एट की जगह एटो, आइड की जगह ओ, और आइट की जगह आइटो हो जाएगा। ऑक्सिलेट ऑक्सिलेटो, और एसिटेट की आपका एसिटेटो हो जाएगा। क्लियर। तो ये आप जल्दी से लिगेंड्स के नेम नोट करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। Let's go through the names of commonly used neutral ligands in coordination chemistry. ठीक है, अब न्यूट्रल लिगेंड्स की बात हो रही है कि न्यूट्रल लिगेंड्स कौन कौन से हैं, उनके लिए क्या नाम यूज किया जाता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। ठीक है, तो H2O है, H2O के लिए आपको पता है H2O वाटर है, उसके लिए क्या नाम यूज किया जाएगा, एक्वा यूज किया जाता है। NH3 जो कि अमोनिया है उसके लिए अमाइन यूज किया जाता है, CO कार्बोनिल, NO नाइट्रोसिल, CH3NH2 मिथाइलअमीन, PPH3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ओके, इस तरह से नाम यूज किए जाते हैं, जल्दी से इन्हें नोट करेंगे। तो बच्चों आज के सेशन में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर स्टार्ट किया है। सबसे पहले बात हुई कि फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, वो हमने देखा कि किस किस तरीके से फॉर्मूला लिखेंगे, और फिर हमने नॉमेनक्लेचर में स्टार्ट किया कि लिगेंड्स के नाम किस प्रकार से लिखे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से आप सारी लिगेंड्स के नामों को लर्न करेंगे और अपना तैयार करेंगे जो भी नामों को लिखने का रूल्स है। इसके बाद कल के सेशन में बात होगी IUPAC नॉमेनक्लेचर कंपाउंड्स का। ओके, तो तब तक के लिए आपको अच्छे से रिवाइज करते रहना है। कोई क्वेश्चन होगा, डाउट होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।